हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी करंट अफेयर्स के जो नॉलेज अपनी वो उसको बढ़ा सकें, और जो नॉलेज है उसको उनको भी पता चल सके कि हमारा जो करंट अफेयर का लेक्चर है आज का वो शुरू हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, आज का लेक्चर। तो सबसे पहले एक बार मोटिवेशन कोर्स जान लेते हैं कि भी क्या कुछ आज का मोटिवेशन के लिए आपको क्या हम बता सकते हैं। तो द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। यानी क्या क्या होता है कि जो निराशावादी होता है, जिसको नेगेटिव सोचना है वो नेगेटिव सोचेगा, ठीक है। वो क्या करता है, हर अवसर में कठिनाई देखता है कि भी अगर मान लो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो सोचता है कि इतना मुश्किल है, ये इतना कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, निराशावादी सोच है। तो हर निराशावादी आदमी क्या सोचता है, एक हर अवसर में कठिनाई देखता है। और जो आशावादी है, जिसको उम्मीद है हर चीज़ से, तो वो क्या है, हर मुश्किल में एक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि अभी देखो, जैसे अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना है। तो वो क्या है, एक तरह से अभी क्या है, मुश्किल चल रही है, पूरे देश में मुश्किल चल रही है। तो उसी टाइम में अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा रहा है अपने को, क्योंकि उसका जो ऑफलाइन बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो आशावादी है। वो क्या कर रहा है, हर मुश्किल में अपना एक अवसर देख रहा है कि अभी ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है, तो हमें ऑनलाइन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ऑनलाइन एक पैसिमिस्टिक अप्रोच होगी। तो पैसिमिस्टिक का मतलब हो गया आशावादी, और जो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक क्या हो गया, वो हो गया निराशावादी। एक तरह से उसको क्या कहते हैं, निराशावादी सोच कहते हैं। तो हर निराशावादी क्या सोचता है, अवसर में कठिनाई देखता है। और जो आशावादी है उसको उल्टा उल्टा होता है, वो क्या करता है, हर मुश्किल में अवसर देखता है। तो ये किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये बात। तो आज का मोटिवेशन यहीं समाप्त करते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने जो करंट अफेयर के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले नेशनल अफेयर है। नेशनल अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको नवंबर 2020 तक क्या कर दिया जाएगा, अनाउंस किया, वो मतलब बढ़ा दिया जाएगा। तो जो दो पहले ये जुलाई 2020 तक चलने वाली थी, तो अभी इसको बढ़ा करके नवंबर 2020 तक के अंत तक कर दिया गया है। यानी कि इसमें क्या होगा, 90,000 करोड़ का तकरीबन जो आर्थिक पैकेज है एक तरह से दिया जाएगा, जो गरीब हैं उनके कल्याण के लिए, उनको अन्न देने के लिए, उनको रोज एक तरह से खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये चलाई गई है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मोर देन 80 करोड़ पीपल विल बी प्रोवाइडेड 85 kg फ्री व्हीट और राइस पर मंथ। तो क्या है, इसमें क्या है कि मतलब 80 से करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको हर महीने 5 kg या तो चावल या फिर गेहूँ उनके ऊपर है कि उनको क्या लेना है। तो पर मंथ इनको दिया जाएगा, पर पर्सन, यानी एक आदमी के ऊपर 5 kg फ्री राइस और व्हीट दिया जाएगा गरीबों को। और उसके साथ साथ 1 kg फ्री चना, वोल चना, यानी कि पल्सिस दालें एक तरह से दी जाएगी हर फैमिली को पर मंथ। तो इसमें क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि सेंटर हैज प्रोवाइडेड टोटल ऑफ 116.34 लाख मीट्रिक टन। तो इतना जो 116.34 लाख मीट्रिक टन का जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड कर दिया है अप्रैल जून, जो एक तरह से पीरियड था अप्रैल से लेकर के जून तक के बीच में। तो ये सरकार ने ये बताया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो 100% जो फाइनेंशियल बर्डन है, तो अप्रोक्सीमेटली कितने का फाइनेंशियल बर्डन है, 46,000 करोड़ का जो फूड ग्रेन्स का हो गया, और 5,000 करोड़ का कितना जो पल्सिस का है, वो जो एक तरह से जो ये गरीब कल्याण योजना है इसके अंतर्गत जो भी बर्डन वगैरह आएगा वो सारा बर्डन जो है केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकारों के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं आएगा, और ना ही किसी गरीब के ऊपर कोई भी खर्चा आएगा। जो सारा एक तरह से जो बोझ है वो सरकार उठाएगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उठाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया और जापान ने एक पास एक्स नेवर एक्सरसाइज जो स्टार्ट की है, एक तरह से होल्ड करेगा टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशन। तो क्या है इसमें, क्या है, इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आपस में क्या है, एक तरह से तालमेल बना रहे, तालमेल जो अंडरस्टैंडिंग है एक तरह से वो बनी रहे, आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेवी और जो जापानीज नेवी है, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस तो फोर्स इसका नाम है, जापानीज नेवी का, उन्होंने कंडक्ट की है एक डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज। तो एक दिन की ये नेवल एक्सरसाइज थी। इसमें क्या कहा है, फॉर टेक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड्स द मलक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन में क्या है, मलक्का स्टेट है। मलक्का जो एक तरह से क्या है, वो जगह है, वहाँ पे क्या है, उसके आसपास मलक्का जो जल मंडरूप मध्य है, उसमें मलक्का स्टेट में एक उसमें ट्रेनिंग की है, एक दिन की एक्सरसाइज थी, नेवल एक्सरसाइज थी। इन्होंने ये टेक्टिकल और कम्युनिकेशन पर्पज से क्या है, ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करने के लिए ये की है। इसमें क्या है, सामरिक और जो संचार प्रशिक्षण है उसको इसमें बढ़ावा दिया गया था, और ये एक्सरसाइज एक दिन की चली थी। तो ओवरऑल कंटेंट ऑफ पास एक्स क्या है, पासिंग एक्सरसाइज बाय गुडविल ट्रेनिंग एंड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें मेन मकसद क्या था कि मतलब एक तरह से सद्भावना परीक्षण था,
प्रशिक्षण था। और उसके साथ साथ क्या था, जो एक आपस में समझ को बढ़ावा देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। तो नेक्स्ट है इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन थे। एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ 4 वारशिप, तो 4 इसमें वारशिप वगैरह थी। राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS इंडियन नेवी की नेवल शिप राणा, यानी कि राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS राणा। कोरा क्लास मिडिल सर्वे कोवेरेट कौन सी थी, INS कुलिस थी इंडियन नेवी की। और जो JS कासीमा है वो कौन सी थी, TV 3508। और JS जो शिमायुकी है TV 3513। तो ये क्या थी, JMSDF की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की थी। तो ये सभी स्क्वाड्रन की जो नेवी शिप वगैरह थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कंडक्ट की थी एक्सरसाइज। तो इसमें जो नाम इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो INS राणा हो गया, INS कुलिस हो गया, जो JS करिश्मा हो गया और JS शिमुइकी हो गया। तो ये सभी नाम आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने होंगे। नेक्स्ट है इंडिया जापान में, इसमें क्या जान लेते हैं एक बार। जापान की राजधानी कौन है, टोक्यो है। और जापान की करेंसी है जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के शिंजो आबे। इंडिया की नेवी के बारे में जान लेते हैं। चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ क्या हो गया, एडमिरल करमबीर सिंह। और इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर कहाँ है जो नेवी का, वो है नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट है नेवी का, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो इसमें नेक्स्ट है न्यूज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है अमेंडमेंट्स इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1999 एंड रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो क्या कह रहा है कि जो एक तरह से अमेंडमेंट किया गया है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में, और उसको रूल्स वगैरह जो उसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, अमेंड किए गए हैं, उसमें चेंजेस वगैरह किए गए हैं, वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनफोर्स किया अमेंडमेंट ऑफ इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899। और जो उसके साथ साथ इंडियन स्टैम्प कलेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के द्वारा जो कलेक्शन होती है स्टैम्प ड्यूटी की, उसके जो रूल्स वगैरह थे वो प्रपोज किए गए थे अंडर पार्ट 1 चैप्टर 4 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019। तो इसके अंडर ये प्रपोज किए गए थे, और अभी इनको क्या कर दिया गया है, इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो अमेंडमेंट्स वगैरह जो चेंज की गई थी। तो इसमें दीज अमेंडमेंट्स आर इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड कमोडिटी। तो क्या है, जो शेयर होते हैं शेयर बाजार में आपको पता होगा, और जो कमोडिटीज़ वगैरह जैसे कि जो एक क्रूड ऑयल हो गया या फिर चना वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये है कमोडिटीज़। तो शेयर बाजार में शेयर्स और कमोडिटीज़ का क्या है, आपस में जो एक तरह से लेन देन होता है, सेलिंग और बाइंग होती है, तो उनको क्या है, उनके ऊपर जो एक तरह से यूनिफॉर्म स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, समान रूप से एक समान दर लगेगी इस पर स्टैम्प ड्यूटी की, जो विच वॉज बिंग चार्ज एट डिफरेंट रेट्स बाय डिफरेंट स्टेट। तो क्या इसमें क्या था, पहले क्या था कि डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा डिफरेंट स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चार्ज की जाती थी। अभी क्या करते हैं, पूरे इंडिया में जो भी शेयर्स वगैरह हैं या कमोडिटी वगैरह की जो बाइंग वगैरह होगी, उसमें क्या है, सभी का एक ही, जो पूरे इंडिया में पूरा एक ही जो समान है, यूनिफॉर्म है, स्टैम्प ड्यूटी का रेट रहेगा। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL के हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ RBI एंड द रजिस्ट्रार्स ऑफ द टू एन इशू एंड और द शेयर ऑफ ट्रांसफर है, जो ये RTI STA एक्ट है, और उसके साथ साथ जो एक तरह से RBI का एक्ट है, RBI के थ्रू उसके जुरिस्डिक्शन के RBI की जो एक तरह से अधिकार क्षेत्र में है, तो उसके मदद लेते हुए जो CCIL है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक कलेक्टिंग एजेंट का है काम निभाया है उन्होंने, यानी कि जो ये शेयर्स वगैरह के द्वारा जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कलेक्ट की जाएगी, उसको कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्टिंग एजेंट कौन होगा, तो CCIL है, यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि एंटायर नागालैंड है जो उसको पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया ऐड कर दिया है फॉर 6 मंथ मोर अंडर जो AFSPA एक्ट है, यानी जो AFSPA एक्ट है उसके तहत क्या है, जो नागालैंड है उसको एक तरह से डिस्टर्ब्ड एरिया में रखा जाता है, तो उसको 6 मोर मंथ के लिए क्या है, उसको उसी एरिया में, उसी जो डिस्टर्ब्ड एरिया है कैटेगरी में बढ़ा दिया गया है। तो 30 जून को ये जो न्यूज़ है डिक्लेयर की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें जो डिस्टर्ब एरिया वो 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कौन से एक्ट के, बाय एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। तो आर्म्ड फोर्सेज जो एक तरह से स्पेशल पावर एक्ट है, AFSPA एक्ट इसको कहते हैं, तो ये 1958 में लागू किया गया था। तो ये इसका जो नंबर 28 ऑफ 1958 है, यानी जो सेक्शन 3 आर्म्ड फोर्सेज का, उसके तहत क्या कर दिया, इसको उसकी पावर को यूज़ करते हुए जो सरकार ने इसका एक्सटेंशन बढ़ा दिया है कि भी अभी इसको नागालैंड जो है वो 30 जून 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक फिर से क्या रहेगा, AFSPA एक्ट के अंडर जो डिस्टर्ब एरिया है उसमें रहेगा। So Nagaland was under the AFSPA Act for almost 6 decades and was not withdrawn even after a framework agreement was signed in August 2015। तो क्या है कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक तरह से जो समझौता है वो समझौता के ऊपर सक्सेसर भी हो चुके थे अगस्त 2015 में, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 6 डेकेड से 6 दशकों से ये सिर्फ अभी भी क्या है AFSPA एक्ट के अंडर अभी भी क्या है इसको डिस्टर्ब एरिया में रखा जाता है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और चीफ मिनिस्टर वहाँ के नेइफियू रियो।
नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश ने 50-50 की एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित की है फॉर एलपीजी बिजनेस इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में क्या है, एलपीजी बिजनेस के लिए इंडिया और बांग्लादेश की 50-50 पार्टनरशिप के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित की गई है जो क्या करेगी, एलपीजी का बिजनेस करेगी वहाँ पे। तो 30 जून को इंडिया और बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। और जो 50-50 की जो जॉइंट वेंचर कंपनी है जेवीसी है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की बिजनेस करेगी बांग्लादेश में। तो जॉइंट वेंचर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ एलपीजी फॉर कस्टमर्स ऑफ बांग्लादेश। तो क्या है कि जो मतलब इम्पोर्ट करेंगे, जो एक तरह से इंडिया से इम्पोर्ट किया जाएगा बाहर बांग्लादेश के लिए जो एक तरह से एलपीजी गैस है, तो उसके लिए क्या है, जो एक तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह में कमी होगी और जो कॉस्ट है उनकी जो है कस्टमर्स के लिए, बांग्लादेश के कस्टमर्स के लिए उनको काफ़ी कम हो जाएगी जो एलपीजी की जो गैस की जो एक तरह से कॉस्ट है। तो जेवीसी टेक्स द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो क्या है कि जेवीसी का काम क्या है कि मेन मकसद इसका ये है कि जो मतलब नेबरहुड फर्स्ट यानी कि जो दूसरे देशों की बजाय, बाहर के जो दूर दूर देश हैं उनकी बजाय अगर नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी अपनाई जाती है इंडियन गवर्नमेंट की, उसी के ऊपर ये कहा गया है काम करती है, ताकि मतलब जो पड़ोसी देश हैं उनका और भला हो सके, उनको और सस्ते दामों पर क्या मिल सके, सामान में कमोडिटीज़ वगैरह मिल सके। तो जेवी इंटेंड्स टू एलपीजी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया थ्रू पाइपलाइन बिटवीन द नेशन। तो क्या है, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके थ्रू भी क्या करती है, जो एक तरह से जो सप्लाई करती है एलपीजी की, एक्सपोर्ट करती है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं उसके थ्रू ही करती है, जो नेशंस हैं उनके बीच में पाइपलाइन के थ्रू क्या करती है, एलपीजी सप्लाई करती है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में, और जो चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, और जो बेक्सिमको एलपीजी है उसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। ये ढाका की क्या है, एक तरह से जो गैस एजेंसी है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके मृणाल राय, और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, हमारे देश के जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद आरएमआई रिलीज टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट। तो एक टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी यानी कि एक तरह से साफ एक एनर्जी की तरफ जो रिपोर्ट एक तरह से जारी की गई है, वो आरबीआई जो नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करके आरएमआई के साथ कोलैबोरेशन करके ये रिपोर्ट जारी की है। तो जो न्यू रिपोर्ट है इसको इंडिया टाइटल, इसका टाइटल है टुवर्ड ए क्लीन एंड एनर्जी इकोनॉमी टुवर्ड ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज़ एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। तो क्या है, इसका पूरा नाम क्या है कि मतलब टुवर्ड्स ए क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 के बाद जो अपॉर्चुनिटी होंगी इंडिया की जो एनर्जी और मोबिलिटी सेक्टर में, उसके बारे में इसमें क्या है रिपोर्ट में जारी बताया गया है। ब्रोट आउट जॉइंटली बाय द, जॉइंटली किस किस के द्वारा किया गया, ये इसको लॉन्च किया गया है जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है यानी कि आरएमआई इंस्टीट्यूट है, टू सपोर्ट द इंडियाज़ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तो इंडिया के क्लीन एनर्जी के फ्यूचर को और ज़्यादा मतलब जो स्वच्छ एक तरह से एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ एनर्जी का यूज़ किया जा सके, जैसे कि जो एक तरह से जो सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, और वाटर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी होगी। तो इस तरह की जो एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जाती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। तो रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड स्पेसिफिक एक्शन एंड लेड डाउन फॉर 4 प्रिंसिपल्स एज ए फ्रेमवर्क बाय विच इंडिया कैन रिवाइव 2 ऑफ द आवर इकोनॉमिक पावर हाउसेज। तो क्या है कि इसमें क्या कर रहा है कि जो 4 प्रिंसिपल के ऊपर, 4 जो एक तरह से क्या है उनके ऊपर बात की गई, सिद्धांतों के ऊपर, ताकि जो 2 एक तरह से इकोनॉमी के पावर हाउस है हमारे इंडिया के, उनको बढ़ाया जा सके, उनको रिव्यू किया जा सके, दोबारा से उनको फ्रेमवर्क के ऊपर काम करके उनको दोबारा से एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था जो पटरी पर लाया जा सके। तो 2 कौन से ट्रांसपोर्ट है और पावर सेक्टर है। तो ये दोनों को बढ़ावा देने के लिए जो एक तरह से डिमांड और सप्लाई है इनकी, कोविड-19 की वजह से जो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उसको ख़त्म करने के लिए, और दोबारा से इनकी डिमांड और सप्लाई बढ़ाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है और पावर सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये दो एक तरह से 4 प्रिंसिपल इसमें रखे गए हैं। जो नेक्स्ट है इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैन सेव 1.7 गीगा टन्स ऑफ क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड अबाउट 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन फ्यूल डिमांड बाय 2030। तो क्या है कि 2030 के तक क्या कर सकता है जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें 1.7 गीगा टन यानी कि 1.7 GT की जो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसको रोका जा सकता है। उसके सहायता से अगर उसको क्लीन एनर्जी की तरफ क्या कर दिया जा सके, मतलब एक तरह से चेंज किया जा सके, और 600 मिलियन टन का क्या है, और जो ऑयल है फ्यूल है, वो उसको बचाया जा सकता है, उसकी डिमांड को कम किया जा सकता है 2030 तक। तो आरएमआई इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जो रॉकी माउंटेन एक तरह से इंस्टीट्यूट है उसके बारे में क्या कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो उसमें क्या है, आरएमआई इंडिया इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ है एक, दैट वर्क्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटिंग इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन प्रोस्पेरस एंड इंक्लूसिव एनर्जी फ्यूचर। तो क्या है कि एक तरह से जो स्वच्छ, समृद्ध और समावेशी
जो ऊर्जा भविष्य है भारत का, उसको उसके एक तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो ये फाउंडेशन है, ये मेनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है मेन मकसद, इसका एक तरह से जो लाभ कमाना नहीं है, इसका सिर्फ क्या है कि मतलब लोगों का भविष्य सुधर सके और जो इंडिया है उसको क्लीन और प्रोस्पेरस एनर्जी की तरफ बढ़ावा दिया जा सके। नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं और CEO कौन है इसके, अमिताभ कांत है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है MOU साइन किया गया है इंडियन ऑयल NTPC लिमिटेड और जो STMC है फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली। दिल्ली में क्या है जो वेस्ट है उससे एनर्जी बनाने के लिए एक तरह से क्या है एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है तीनों के बीच में, जो एक तरह से इंडियन ऑयल है, NTPC लिमिटेड है और STMC है। तो इसमें क्या होगा, दिल्ली में जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये काम कौन करेगा, इन तीनों का जो एक तरह से जो MOU साइन हुआ है इनके बीच में, ये तीनों मिल करके इस काम को करेंगे। तो एक तरह से ये कहाँ है, ओखला में दिल्ली में, ये क्या है जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये बनाया जाएगा। और जो इसमें क्या क्या है, जो इंडियन ऑयल है, NTPC लिमिटेड है और जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि SDMC, ये तीनों क्या करेंगे आपस में मिलकर के सहयोग से काम करेंगे। तो की पॉइंट क्या है कि इसके जो तीनों कंपनी है ये इकट्ठी आई हैं तो डेवलप ए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग द गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एट ओखला लैंडफिल इन। तो ओखला में जो लैंडफिल है, लैंडफिल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कूड़ा कचरा डाला जाता है, तो वहाँ पे क्या है एक तरह से गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी को लगा करके जो वेस्ट से लेकर के वेस्ट को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो उसके लिए प्लांट जो डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह से क्या है, एक तरह से क्या है उसकी एक प्रदर्शन किया गया है और उसको दो तीनों ने मिलकर किया है और अभी क्या है ये उसके ऊपर एक प्लांट भी बनाने जा रहे हैं। तो गैस जनरेटेड फ्रॉम वेस्ट हेल्प इन कटिंग इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड सेव्स प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे क्या होगा कि जो एक तरह से वेस्ट भी का भी निवारण हो जाएगा और जो उससे गैस जनरेट होगी वेस्ट से, वो क्या करेगी जो ताकि जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, गैस होगी, तेल हो गया, तो उसका भी क्या है उसमें भी कमी आएगी जो, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमारा एक तरह से विदेशी मुद्रा है, वो क्या है वो भंडार बढ़ेगा। तो इससे हमारे देश की क्या है अर्थव्यवस्था में सुधार, काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। द प्लांट विल रिजल्ट इन द लेस एमिशन, तो लेस एमिशन प्रोवाइड यूजेबल रेसिड्यूज। तो क्या है कि मतलब एक तरह से जो कूड़ा कचरा है वो कम होगा और जो एक तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो हार्मफुल गैसेस हैं उनका एमिशन भी कम होगा और जो एक यूजेबल रेसिड्यू है यानी कि एक तरह से जो एक तरह से रिसाइकल होकर के जो एक तरह से एनर्जी निकलेगी उसको हम कहीं भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो NTPC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जो इसके चेयरमैन एंड MD है वो है गुरदीप सिंह। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इसके श्रीकांत माधव वैद्य है। नेक्स्ट देख लें, गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। ये फिशरीज और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक न्यूज़लेटर जो है लॉन्च किया गया है, इसका नाम है मत्स्य संपदा। तो 30 जून 2020 को ये जारी किया गया था। गिरिराज सिंह कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डेयरी है, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। एक न्यूज़लेटर है यानी कि क्या है, एक संस्करण है प्रथम संस्करण है समाचार पत्र का। उसमें फिशरीज के बारे में और एक्वाकल्चर के बारे में पब्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज के द्वारा। और ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री जो एक तरह से मत्स्य संपदा योजना है उसके बारे में, इसके बारे में गाइडलाइन वगैरह दी जाएंगी, कैसे उसके आप जो लाभ उठा सकते हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य जो संपदा योजना है उसका। तो इसके मिनिस्टर हैं जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के, वो हैं गिरिराज सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है संजीव कुमार बालियान। नेक्स्ट है जो HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। तो ये प्रिपेयर्ड बाय IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा ये जो डिग्री है वो प्रिपेयर की गई है और इसमें जो लॉन्च किया है इन्होंने, तो HRD मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है। और ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस BSc डिग्री प्रोग्राम है। तो इसमें BSc की डिग्री आपको दी जाएगी, इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में ये डिग्री आपको दी जाएगी। तो 30 जून को ये जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और जो यूनियन मिनिस्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, तो फर्स्ट की ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिग्री इन्होंने जो लॉन्च की थी और IIT के मद्रास ने इसको क्या है, इसको एक तरह से प्रोग्राम किया है। तो द प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड विद फोकस ऑन डाटा साइंस विच इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो एंड प्रोवाइड 11.5 मिलियन जॉब्स इन बाय 2026। तो क्या कह रहा है कि जो इसमें मेन जो एक तरह से फोकस किया गया है वो डाटा साइंस पे और प्रोग्रामिंग पे किया गया है, क्योंकि उसका जो एक तरह से जो ग्रो करेगा वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है वो 11.5 मिलियन तकरीबन जॉब वो क्रिएट करेगा 2026 तक। तो इसलिए वहाँ पे उसमें काफ़ी ग्रोथ की क्या है अनुमान है, इसलिए क्या है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाटा साइंस के ऊपर दिया गया है। क्योंकि आगे आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ क्या है ऑनलाइन होती जा रही है, तो डाटा साइंस डाटा का क्या है काफ़ी महत्व है और इसीलिए जो डाटा साइंस की प्रोग्रामिंग है वगैरह डिग्री है उसकी काफ़ी आगे क्या होगी जो एक तरह से महत्वपूर्ण उसकी वैल्यू होगी।
स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन एनी ऑन कैंपस अंडर ग्रेजुएट कोर्स कैन आल्सो अप्लाई। जो क्या है कि मतलब अभी जो कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, मतलब एक तरह से अंडर ग्रेजुएट कोर्स वगैरह कर रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और जो डिप्लोमा ग्रेजुएट है, वर्किंग प्रोफेशनल कैन आल्सो अप्लाई टू द कोर्स। मतलब इसमें जो अंडर ग्रेजुएट से लेकर के जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर जो काम भी कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इस डिग्री को कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट टू रिलीज कमोमरेटिव स्टैम्प्स टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो पीएम पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक तरह से कमोमरेट करने के लिए, याद करने के लिए एक स्टैम्प क्या है जारी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक तरह से रिलीज करेगी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प क्या होती है, एक तरह से स्मारक टिकट होती है। स्मारक टिकट में क्या गया है, उनको तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरसिम्हा राव जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको एक तरह से याद करने के लिए उनकी याद में क्या है, ये जो स्टैम्प है वो जारी की जाएगी। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म है, यानी कि जो एक तरह से जो उनको माना जाता है कि वो उन्होंने क्या किया था, जो भारत के आर्थिक सुधार हैं उनको जनक माना जाता है, उसका जनक माना जाता है। उनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, यानी 28 जून 1921 को उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, वारंगल में उनका जन्म हुआ था। कि उनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जो पीवी नरसिम्हा राव सर्वड एज 9th प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1991 टू 1996। तो 1991 से लेकर के 1996 तक जो 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने सर्व किया इंडिया को। और उसमें क्या है कि जो ही इज़ द ओनली नॉन गांधीयन वो कंप्लीटेड ए फुल टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। तो उन जो नॉन गांधीयन यानी कि गांधी फैमिली से अलग करके अगर किसी को देखा जाए, तो ये पहले एक तरह से ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के जिन्होंने अपना फुल टर्म किया है। वरना अभी तक तो सिर्फ जो गांधी फैमिली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हीं ने अपना फुल टर्म किया था। तो ये पहले ओनली इंडियन है, ओनली नॉन गांधीयन है जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो फुल टर्म है वो पूरा किया था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू हेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ इंडिया से भी इनको क्या है, अच्छी एक तरह से जय प्राप्त मिली थी, यानी कि साउथ इंडिया में भी इनकी पार्टी को काफ़ी विजय मिली थी। तो जो एक तरह से इज 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 28, 2020। तो जून 28, 2020 को इनको क्या मनाया जाता था, इनका जो बर्थ एक तरह से बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई थी। तो इट इज़ ए लिमिटेड इशू पोस्टल स्टैम्प टू कॉमेमोरेट ए प्लेस। मतलब अभी जान लेते हैं कॉमेमोरेटिव स्टैम्प क्या होती है, स्मारक स्थिति क्या होती है। इसमें किसी प्लेस को, इवेंट को, पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को एक तरह से रखने के लिए उसको एक लिमिटेड इशू एक स्टैम्प जारी की जाती है, जिसको कॉमेमोरेटिव स्टैम्प कहते हैं। यानी कि उसकी एक तरह से क्या है, एक सीमित मुद्दा जो एक सीमित एक तरह से जारी की जाती है। भी ये नहीं है कि भी हज़ारों जारी कर दी, कुछ लिमिटेड अमाउंट में जारी की जाती हैं। और ये क्या है, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी स्थान को, घटना को, व्यक्ति को या ऐतिहासिक महत्व को या उसकी वस्तु को सम्मान के लिए क्या है जारी की जाती है। इसमें क्या है, दिस स्टैम्प इज जो ओन्ड बाय कलेक्टर्स एंड सोल्ड। तो क्या है कि इसको तो ये क्या है कि जो कलेक्टर्स वगैरह हैं और जो प्राइवेटली इनको क्या है ऑप्शंस वगैरह में क्या है जो इन स्टैम्प्स को, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनको वहाँ पे भी क्या किया जाता है, मतलब एक तरह से वहाँ पे बेचा जाता है और जो कलेक्टर्स वगैरह हैं वो इनको खरीदते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर। तो UNGA के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, तिजानी मोहम्मद बंदे। तो ये काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने लॉन्च किया है अलायंस फॉर पॉवर्टी एडिकेशन। इंडिया ने ज्वाइन किया है फाउंडिंग मेंबर के तौर पर। तो इन्होंने क्या है, एक तरह से अलायंस जो एक तरह से स्टार्ट किया है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, और इंडिया ने भी इसको क्या है फाउंडिंग मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है। तो 30 जून को ये जो एक तरह से स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था तिजानी मोहम्मद बंदे के द्वारा। तो 74th जो नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसमें इसको क्या किया था, जो स्टार्ट किया गया था अलायंस फॉर पॉवर्टी एडिकेशन, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए एक अलायंस यानी कि एक संगठन इन्होंने जारी किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट एम टू फोकस ऑन एफर्ट टू बूस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और जो इरेडिकेट है पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी का उन्मूलन के लिए क्या है, कोविड-19 की जो पेंडेमिक की वजह से गरीबी आई है लोगों के बीच में और उनके खाने की वगैरह की किल्लत हो चुकी है, तो उसको मतलब ख़त्म करने के लिए क्या है, जो एक तरह से ये अलायंस है वो बनाया गया है।
तो तिजानी मोहम्मद बंदे ने इसको लॉन्च किया था। तो इसके की पॉइंट क्या है, ओवर 271 मिलियन पीपल हैव बीन ऑफ इंडिया हैव मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2016 लेकर के 2016। तो इंडिया में क्या है 271 मिलियन तकरीबन जो लोग हैं वो एक तरह से पॉवर्टी से निकल के बाहर आए हैं। और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा ये जारी किया गया है कि मतलब 271 मिलियन जो लोग हैं उससे अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं इंडिया में 2006 से लेकर के 2016 तक के बीच में। इसमें कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट 2.1 बिलियन पीपल आर क्लासिफाइड एज पुअर अक्रॉस द ग्लोब। तो पूरे ग्लोब में कितने हैं, जो 2.1 बिलियन पीपल हैं वो तकरीबन पूरे ग्लोब में मतलब जो गरीबों की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया जाता है। अमंग विच 767 मिलियन आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इनमें से जो 767 मिलियन है 767 मिलियन है वो क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। तो टोटल गरीब हैं 2.1 बिलियन लोग हैं, और जो एक्सट्रीम गरीबी में रह रहे हैं अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं वो है 767 मिलियन लोग। तो इसका यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्प्यूट एक सेटलमेंट बॉडी सेटअप की है ताकि जो पैनल अगेंस्ट इंडियाज जो ICT ड्यूटीज़ है उसके ऊपर क्या है बेस्ड जो EU कंप्लेंट EU की कंप्लेंट आई है इंडिया का जो ICT डिस्प्यूट ड्यूटीज़ है उसके ऊपर जो कंप्लेंट आई है उसके लिए इन्होंने बोर्ड सेटअप किया है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DPS एस्टेब्लिश किया है एक पैनल आफ्टर यूरोपियन यूनियन हैज़ ड्रैग्ड इंडिया इनटू द डिस्प्यूटेड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने इंडिया को खींच करके इंडिया को मतलब इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है वहाँ पे WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वहाँ पे इसमें उन्होंने इसकी शिकायत लगाई है इंडिया की। क्यों लगाई है, फॉर द सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम इन्होंने लगाई है तो क्योंकि बिफोर द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ICT यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें क्या कि मोबाइल आ गए मोबाइल फ़ोन आ गया, कैमरा आ गया, हेडफोन आ गया, ईयरफोन आ गया। तो इनके द्वारा जो कंट्री है हमारी कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा इस पर कह रहा है कि उनका आरोप है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या लगाते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाते हैं जिससे उनका जो सामान है वो कम बिकता है और उनको नुकसान होता है जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं। तो इंडिया इज लेविंग ए फीस ऑफ अप टू 20% ऑन दैम एंड दी चार्जेज विल अफेक्ट द यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट ऑफ 400 मिलियन यूरोज एनुअली। तो इसमें कह रहा है कि इंडिया क्या है तकरीबन 20% तक का शुल्क है वो लगा रहा है जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इससे क्या हो रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका तकरीबन हर साल 400 मिलियन यूरोज का क्या हो रहा है निर्यात के ऊपर जो एक तरह से इनके ऊपर जो अलग से इनको देने पड़ रहे हैं निर्यात के तौर पर, और इनको नुकसान हो रहा है 400 मिलियन यूरो एक तरह से यूरो है हर साल। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, और रॉबर्टो एजेवेडो इसके क्या है डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड कैंसिल द 2021 एपेक ऑकलैंड समिट एंड ऑप्ट्स फॉर 2 वर्चुअल समिट। तो इसमें कह रहा है कि जो 30 जून को न्यूजीलैंड के जो उन्होंने कैंसिल कर दिया जो 2021 में एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम होना था उसको और दैट वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ऑकलैंड। तो ये ऑकलैंड में होना था न्यूजीलैंड में, तो इन्होंने क्या न्यूजीलैंड ने इसको कैंसिल कर दिया है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है एंड इज ऑप्टिंग टू लीड ए वर्चुअल समिट। तो इन्होंने कहा है कि मतलब इसमें क्या है एक तरह से ऑनलाइन एक तरह से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको किया जाएगा, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है एपेक के एंड डॉक्टर रेबका फातिमा स्तामारिया, और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में और एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। तो जैसे नेक्स्ट है युगांडा एक फर्स्ट कंट्री अफ्रीकन कंट्री बन गया टू सबमिट रिजल्ट्स ऑफ रेड प्लस टू UNFCCC। तो इसमें क्या है कि जो 24 जून को 2020 को जो युगांडा है वो पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है। उसने क्या जो एक तरह से रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो ये REDD+ की जो एक तरह से रिपोर्ट जारी की जाती है इसके रिजल्ट्स वगैरह इन्होंने युगांडा ने जो कहाँ पे जमा किए हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC में इन्होंने अपनी जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो ज्वाइन किए हैं। विच हैज़ ओपन द वे फॉर पोटेंशियल रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पेमेंट ऑन टू युगांडा। तो इससे क्या होगा कि जो एक तरह से परिणाम आधारित जो भुगतान है यानी कि अभी क्या है इन्होंने दिखा दिया कि भी हमारे रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए हैं और हमने डिफॉरेस्टेशन वगैरह किया है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए फॉरेस्टेशन वगैरह किया है, पेड़ वगैरह लगाए हैं, और एमिशन भी हमने कम किया है जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह होगी ग्रीन हाउस गैसेज का। तो इसलिए क्या इससे क्या होगा कि अभी इनको भी और ज़्यादा पैसे मिल सकेंगे UNFCCC के द्वारा, ताकि क्या कर सके इस मुद्दे पर और भी काम कर सकें। इस जो एक तरह से इनिशिएटिव लिया गया है UN जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इस पर और ज़्यादा काम कर सके। तो रेड्स रिजल्ट क्या होते हैं इन द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट, जो रेड प्लस सेक्रेटरीट है और नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी है युगांडा की, उसने क्या है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट है इन्होंने ये प्रिपेयर किया है ये जो डॉक्यूमेंट है।
इसमें युगांडा ने क्लेम किया कि उसने रिड्यूस किया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बाय 694 टन्स फॉर 2015 टू 2017। तो इन्होंने क्या कहा है कि तकरीबन 80,70,694 जो टन का जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इन्होंने कम किया है। डिफोरेस्टेशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम एवरेज 5147 हेक्टेयर्स पर ईयर ओवर द 15-year रेफरेंस पीरियड 2000 से लेकर के 2000 पीरियड का जो 15 ईयर का पीरियड था, तो उसमें क्या कहा है, उसने कहा कि डिफोरेस्टेशन यानी कि जो एक तरह से मतलब कम किया गया है डिफोरेस्टेशन को, मतलब हर वर्ष कितना पेड़ कम कटे हैं। इन्होंने ये कहा कि जो पहले कटता था 15,147 हेक्टेयर का जो पर ईयर का है, वो उन्होंने ये कमी लाई है 15 साल के जो पीरियड में उसमें लगाई है। तो इन्होंने अभी इसको कितना कम कर दिया है, तो ये हो गया अभी 28,095 हेक्टेयर पर ईयर का रिड्यूस किया है और द 2-year रिजल्ट पीरियड। तो इसमें 2000 इन्होंने क्या था 15 साल में इसको 50,147 हेक्टेयर पर ला दिया था, और अभी 2 साल के पीरियड में इन्होंने इस पर किसके कितने ऊपर लगा दिया है, इन्होंने इसको घटा करके 28,095 हेक्टेयर पर ईयर का क्या है कर दिया है। तो इसमें जो रिजल्ट बेस्ड पेमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट कंप्राइजेज द फाइनल रेड प्लस फेज एंड विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज दैट प्रूव्स दैट दे हैव स्टॉप्ड द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बैक्ड बाय टेक्निकल इवैल्यूएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्या करती है, इसमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जिन उन देशों को जो ये प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने डिफोरेस्टेशन यानी कि क्या है उसको डिफोरेस्टेशन को कम किया है, और उसके क्या है उसकी वजह से फिर उनको एक तरह से और भी ज़्यादा मिलती है, सहायता मिलती है विकासशील देशों को, ताकि वो और भी ज़्यादा इसके ऊपर काम कर सकें। तो रेड प्लस का एक UNFCCC का एक डेवलप किया गया रेड मैकेनिज्म है, जो क्या करती है, जो एमिशन है डिफोरेस्टेशन के द्वारा और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के द्वारा उसको कम करने के लिए क्या है एक तरह से ये चलाया जाता है। तो ये इनिशिएटिव UNFCCC के द्वारा डेवलप किया गया है। तो UNFCCC के जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, पेट्रिका एस्पिनोसा है, ये मेक्सिको से हैं और हेडक्वार्टर इसका बोन जर्मनी में। नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $750 मिलियन का जो एक तरह से लोन जारी किया है फॉर MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक ग्रांट इंडिया, सॉरी ये दोबारा से ये आगे इसको काट लेना यहाँ पे। तो क्या है इसमें कह रहा है कि जो इंडिया के लिए एक MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए $750 मिलियन का क्या किया गया है, $1 मिलियन का एक तरह से लोन है अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इतना जो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम है, ताकि जो सपोर्ट किया जा सके जो इम्पैक्ट है MSME जिनके ऊपर कोविड-19 की वजह से क्या है जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था उसके इम्पैक्ट आया है और उसका स्थिति उनकी ख़राब हो चुकी है, तो उनको उससे उभारने के लिए क्या है ये एक तरह से जो $750 मिलियन का जो एक तरह से अप्रूव है अमाउंट है वो फंड है वो जारी किया गया है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या करेगा इस जो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो क्योंकि ये उसका शाखा है उसी की वर्ल्ड बैंक की, तो ये क्या करेगा ये उसको जो लोन है वो प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है दिस प्रोग्राम विल एड्रेस द इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ द अराउंड 1.5 बिलियन एप्लीकेबल MSME। तो ये क्या है तकरीबन 1.5 मिलियन जो MSMEs हैं उनको इमीडिएटली लिक्विडिटी यानी कि तरलता और जो ऋण क्रेडिट नीड्स हैं उनको प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक तरह से उनको पैसा प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा, तो इमीडिएटली जो अमाउंट है वो उनको दी जाएगी। तो मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा लोन का, तो लोन है जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 19 ईयर्स इंक्लूडिंग ए 5-year ग्रेस पीरियड। तो क्या है इसमें 19 साल की जिनको मैच्योरिटी पीरियड दी जाएगी ताकि इनको जो ऋण चुकाने के लिए टाइम दिया जाएगा 19 साल का दिया जाएगा, और उसके साथ इनको 5 ईयर की ग्रेस पीरियड भी दी जा सकती है, मतलब बाद में अगर मान लो चुका नहीं पाते हैं तो 5 साल का एडिशनल टाइम पीरियड इनको देते जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में और प्रेसिडेंट है डेविड आर मेलपास। नेक्स्ट न्यूज़ है FDI अप बाय $19 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में क्या होगा जो FDI है वो 19 बिलियन की क्या हुई है अप हुई है, यानी कि उसमें बढ़ा हुआ है, उसमें बढ़ी है वो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डाउन बाय 13.7 बिलियन। तो क्या है कि मतलब जो FDI है वो 19 बिलियन से इंक्रीज हुई है और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हुई है 13.7 बिलियन से। तो ये IIP के डाटा रिलीज़ किया गया है RBI के द्वारा। तो ये IIP डाटा क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो ये IIP क्या है इंडियाज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, ये डाटा जारी किया गया है एट द एंड मार्च 2020। तो एंड मार्च 2020 तक का ही डाटा है, ये जारी किया गया है RBI के द्वारा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन द कंट्री, उन्होंने कहा है कि जो $19 मिलियन से क्या हुई है इंक्रीज हुई है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो यानी FPI है वो डिक्रीज हुई है 13.7 बिलियन ड्यूरिंग द 2019 और 2020 का जो पीरियड है उसमें ये डिक्रीज हुई है।
तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स इंक्रीज, तो इन जो इंडिया भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट है वो इंक्रीज हुआ है $73.9 बिलियन से, और ड्यू टू राइज इन द रिजर्व एसेट्स एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जो ओवरसीज बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। तो वो कितने आए हैं, $64.9 बिलियन की। तो ये आई है रिजर्व एसेट्स आई है, और जो $13.0 बिलियन की क्या आई है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। तो थ्रू अदर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन मार्जिनली ड्यूरिंग द ईयर। तो जो बाकी के और इन्वेस्टमेंट है जैसे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो क्या उनमें थोड़ा सा डिक्रीज आया है। जो सिर्फ ये दो हैं इनमें सिर्फ इंक्रीज आया है, बाकी में डिक्रीज आया है। तो इसमें कह रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या होती है कि मतलब देनदारियाँ होती हैं वो इंक्रीज हो चुकी है हमारी $16.3 बिलियन से, एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट रोज बाय $19.0 बिलियन। तो क्या है कि जो एक तरह से जो डिक्रीज लाइबिलिटीज़ है हमारी, जो देनदारियाँ हैं वो इंक्रीज हो गई हैं $16.3 बिलियन से, क्योंकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है $19 बिलियन से, और जो दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है $11.0 बिलियन से। तो ये जो इंक्रीज आया है इसमें देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ी है इतनी, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है वो $19 बिलियन, और जो अदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है $11.0 बिलियन से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। शक्तिकांत दास इसके जो गवर्नर हैं, और डिप्टी गवर्नर कौन है, बीपी कानून को है, महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है, और एक पोस्ट अभी क्या है, खाली है। नेक्स्ट है HDFC बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप। तो किसान धन ऐप क्या है, जो ऑनलाइन किसान धन ऐप है वो जारी की गई है फार्मर्स के लिए HDFC बैंक के द्वारा। तो इन्होंने जो ऐप जारी की है इसमें क्या है, ये ऐप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और नॉलेज प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, कि उसमें क्या, ताकि वो क्या कर सके, जो रूरल इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए क्या कर सके, जो हेल्प है वो किसानों को मिल सके, इसलिए जो ऐप है वो डेवलप की गई है। विद दिस ऐप फार्मर्स कैन एक्सेस ए बुकेट ऑफ सर्विसेज इन बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर। तो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग है यानी कि, और एग्रीकल्चर है, कृषि में वो जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनका एक बुके क्या कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या है, ये जो सेवाएं वगैरह हैं वो ले सकते हैं किसान। दिस ऐप प्रोवाइड्स द यूजर इन्फॉर्मेशन रिगार्ड टू न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेज टू एक्सेस देम। तो इसमें क्या बताया गया कि जो गवर्नमेंट किसानों के लिए नई नई स्कीम लेकर आई है, तो उनके बारे में इसमें जो ऐप में बताया जाता है, और तो कैसे उनको उनकी मदद लेकर के जानकारी स्थापित करके उनको क्या है एक्सेस किया जाता है, यानी उनको कैसे उसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो स्कीम है उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं किसान, उसके बारे में भी बताया गया है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। दीपक एस पारेख इसके चेयरमैन है, MD है इसकी आदित्य पुरी। नेक्स्ट है न्यूज़ इकोनॉमी एंड बिजनेस रिलेटेड। तो फिच जो उसने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए ये क्या कर दी है, जो 80% कर दी गई है, और जो प्रोजेक्ट है कंट्रैक्शन बाय 85% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो 21 के लिए क्या है, एक तरह से जो प्रोजेक्ट कंट्रैक्शन है वो 5% इसकी जो कंट्रैक्शन है वो कर दी गई है, और जो 2020 है उसके लिए 8% इसको जो अमाउंट है वो जो परसेंटेज है ग्रोथ रेट है वो फिच इंडिया रेटिंग के द्वारा की गई है। तो जो फिच इंडिया रेटिंग ने 30 जून 2020 को क्या है, ये जो रेटिंग अपनी जारी की है जून 2020 में इसको अपडेट किया है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करता है उसमें इसको बताया गया है कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट 21-22 के लिए उसको घटा करके क्या है 9.5 से घटा करके 8% कर दिया गया है। और जो क्योंकि जो लॉकडाउन हमारे कोविड-19 की वजह से इम्पोज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी वजह से जो ये ग्रोथ रेट में कमी आई है। तो हाउएवर फिच हैज़ नॉट मेड एनी चेंजेस इन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 5% डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो क्योंकि क्या है, इन्होंने जो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके लिए तो इन्होंने 9.5 से घटा करके 8% कर दी है, लेकिन जो 2021 का और 20 से 21 का जो टाइम पीरियड है उसमें इन्होंने क्या कर दी है, वही रखी है जो कितनी पहले थी, यानी 5% की जो ग्रोथ रेट है डिक्लाइन है वो इसमें रखी है। तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में फिच रेटिंग का क्या है हेडक्वार्टर है, और प्रेसिडेंट है इसके इयान लिनेल। नेक्स्ट न्यूज़ है एसएपी इंडिया रोल आउट ग्लोबल भारत प्रोग्राम टू डिजिटलाइज MSMEs। तो जो एसएपी इंडिया है उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है ग्लोबल भारत प्रोग्राम। इसमें जो डिजिटलाइज किया जाएगा MSMEs है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। तो जो एसएपी इंडिया लिमिटेड है एक सब्सिडरी है किसकी, जर्मनी बेस्ड एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी फर्म की। तो ये 29 जून को इन्होंने क्या है एक पार्टनरशिप की थी नास्कॉम फाउंडेशन के साथ, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके साथ साथ जो प्रथम इन्फो इनपेटेक है। तो यानी कि तीनों के साथ क्या है इन्होंने पार्टनरशिप की, ताकि जो ग्लोबल भारत प्रोग्राम है उसमें क्या है उसके जो माइक्रो स्मॉल MSMEs हैं उनको एक्सेस वगैरह जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, यानी कि जो एक तरह से
विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कर सके, इनको एक तरह से रोल मिल सके, इनको एक तरह से जगह मिल सके, और ये अपना जो सामान है एमएसएमईज वो ग्लोबल मार्केट में बेच सकें। तो इसके लिए तो उनको डिजिटलाइज करने के लिए, स्किल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जो वर्कफोर्स है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बिजनेस प्रोसेस वगैरह को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो वर्कफोर्स है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो इनका बिजनेस है उनको डिजिटलाइज करने के लिए, और ग्लोबल मार्केट में इनको पहचान बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये प्रोग्राम है, ग्लोबल भारत प्रोग्राम ये जारी किया गया है। तो इसमें एसएपी आएगा, नास्कॉम फाउंडेशन आएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा, और उसके साथ साथ जो प्रथम इन्फो फाउंडेशन है, इन्फोटेक फाउंडेशन है, वो बीच में क्या है अपना योगदान देगा। तो एसएपी इंडिया लिमिटेड के जो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका प्रेसिडेंट और एमडी इसके कौन है, देवदीप सेनगुप्ता। नेक्स्ट अवार्ड रिकॉग्निशन, तो इंडिया का जो एआई एनेबल है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, उसमें 2 ग्लोबल अवार्ड जीते हैं। 4th जो एनुअल COGX 2020 जो ऑर्गेनाइज किया गया था फंक्शन था, वहाँ पे इन्होंने जीते हैं। तो इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एनेबल माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, जो कोरोना के लेकर के क्या है हेल्प वगैरह प्रोवाइड करता है लोगों को, तो उसमें क्या है उन्होंने 2 अवार्ड जीते हैं कैटेगरी में। कौन सा, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, और जो पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। तो इसमें क्या है 2 अवार्ड जीते हैं जो हमारा एआई इनेबल्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है। तो ये कहाँ जीते हैं, जो 4th COGS एनुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट हुई थी और फेस्टिवल था फॉर एआई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर क्या है, उसके महत्व को बताने के लिए जो लंदन में 8 जून से लेकर के 10 जून के बीच में ये जो ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो एआई एनेबल्ड हेल्प डेस्क वाज डिजाइन डेवलप्ड एंड डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेवलप्ड और डिप्लॉय मतलब लगाया गया था, और जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया था व्हाट्सएप टीम के साथ। 5 दिन में इनको क्या है डेवलप करके डिज़ाइन करके इसको मतलब वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। तो इसमें जो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, इसका जो सीईओ एंड को फाउंडर है वो हैं जियो हैप्टिक के आकृत वैश्य, और माई गवर्नमेंट के जो सीईओ हैं वो हैं अभिषेक सिंह। जो कॉग्निशन एक्स है यानी कोगएक्स है, उसको जो फाउंडर सीईओ हैं चार्ली मुरीहेड, और जो को फाउंडर हैं इसके तबीथा गोल्डस्टॉप। तो तबीथा गोल्डस्टॉप क्या है, इसके को फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा है, उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया बाय विजडन। तो विजडन ने क्या है, जो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया क्या है बताया है, उनको एक खिताब दिया है। तो स्पिन बॉलर हैं ये, ऑलराउंडर हैं, 31 ईयर के ओल्ड हैं, जो कौन है रविंद्र जडेजा हैं, उनको इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जारी किया गया है फॉर द 21st सेंचुरी बाय विजडम। तो 21st सेंचुरी का पूरा क्या है एक तरह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का इनको खिताब दिया गया है फॉर इज कंट्रीब्यूशन इन बोथ बैटिंग एंड फील्डिंग। तो बैटिंग और फील्डिंग दोनों में क्या है इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इसको क्या है इसको ये उपाधि दी गई है। तो इनकी जो रेटिंग है वो क्या है 97.3% की है, इनकी क्या है रेटिंग है 100% में से, तो ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है। विच इज सेकेंड ओनली टू मुरलीधरन। तो मुरलीधरन जो श्रीलंका के प्लेयर हैं तो इनकी बात क्या है सेकंड रैंकिंग इनकी पूरे वर्ल्ड में क्या है सेकंड रैंक की है, और इसकी जो परसेंटेज इनका रिकॉर्ड है वो कितना है, रिपोर्ट है रेटिंग है 97.3% है। तो मेकिंग हिम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 12th सेंचुरी। तो क्या है ऑफ द 21st सेंचुरी, सॉरी यहाँ पे 21st आएगा, तो 21st सेंचुरी का इनको क्या है सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टेस्ट प्लेयर बना दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है विराट कोहली है, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा है। और आपको एक और न्यूज़ बता दें कि जो एक तरह से जो रविंद्र है उनको ब्रिटेन की जो महारानी ने सर की उपाधि भी दी है, तो उनको क्या है सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई है, तो इनको सर रविंद्र जडेजा के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसीआईसी के बारे में जान लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट रिलेटेड। तो जो अपॉइंटमेंट है किसका अपॉइंटमेंट हुआ है राजकिरण राय जी का, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं, उनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उनके एमडी एंड सीईओ अभी कौन है राजकिरण राय जी हैं, तो उनका जो टर्म है वो सीईओ है और एमडी है उनके, तो उनका टर्म 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए टिल मई 31, 2020 तक इनका जो टर्म है टेन्योर है इनका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो 3 ईयर का इनका टर्म था जो एमडी एंड सीईओ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर, वो 30 जून 2020 को यानी कि 30 जून 2020 को इनका ख़त्म हो रहा था। ही टुक चार्ज ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 1, 2017। तो जुलाई 1, 2017 को इनको क्या है जो टर्म है इनका स्टार्ट हुआ था, और 30 जून 2020 को इनका ख़त्म होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट इनका एक्सटेंड कर दिया है मई 31, 2020 तक।
तो प्रियर टू अपॉइंटमेंट टू इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट के से पहले ही क्या थे, ही वाज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, नहीं ओबीसी बैंक के क्या थे, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर ये विद्यमान थे। कहाँ, जो एक तरह से जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बनने से पहले। ही हैज़ ओवर 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फील्ड, तो इनको तकरीबन 3 दशक का क्या है, यानी 30 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन इसके पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन है, केवल हंडा। नेक्स्ट है रविंद्र भाकर को क्या मिला है, एज्यूम द चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, जो फिल्म्स को वगैरह जो रिलीज होते हैं उनको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, उनके क्या है, जो एक तरह से जो उन्होंने उसका सीईओ का चार्ज उन्होंने निभाया है, उन्होंने सीईओ की जो पोस्ट है उसके ऊपर उनको रखा गया है। तो जो 1999 बैच के क्या है, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के क्या है ऑफिसर हैं, तो IRSS के ऑफिसर हैं, उन्होंने चार्ज लिया है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट CBFC का इन्होंने चार्ज संभाला है। ही सक्सीड्स अनुराग श्रीवास्तव। तो अभी क्या थे, इससे पहले क्या थे, इनसे पहले जो सीईओ थे CBFC के, वो CBFC के कौन थे, वो थे अनुराग श्रीवास्तव। Prior to this appointment, रविंद्र भास्कर सर्व्ड एज सेक्रेटरी एंड चीफ जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर टू वेस्टर्न रेलवे। तो ये वेस्टर्न रेलवे के क्या थे, अभी इससे पहले जो सेक्रेटरी और चीफ पब्लिक ऑफिसर रिलेशन ऑफिसर रह चुके हैं, तो इससे वहाँ से पोस्ट से इनको हटा करके अभी क्या कर दिया गया, CBFC का जो सीईओ है वो बना दिया गया है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इन्होंने IAS के तौर पर भी क्या है सर्विस जो इंडिया में दी है। तो CBFC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरपर्सन इसके प्रसून जोशी जी हैं। नेक्स्ट है श्रीकांत माधव वैद्य है, जो उनको जो चार्ज दिया गया है चेयरमैन का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। तो अभी क्या है, 1 जुलाई 2020 को श्रीकांत माधव वैद्य हैं, उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ही सक्सीड संजीव सिंह वो हैज सुपर न्यूज, यानी कि जो सुपर न्यूज उनको कर दिया गया है, यानी कि उनको हटा दिया गया है। तो उनकी वजह से क्या है, अभी किसको रख दिया गया है, उनको इस मतलब जो संजीव सिंह है उनको सुपर न्यूज़ का मतलब हो गया, सुपर न्यूज का मतलब हो गया कि इससे ऊपर वाली पोस्ट है जो उसके ऊपर रख दिया गया है, तो इसे मतलब उनको एक तरह से प्रमोशन दे दिया गया है। और अभी का चेयरमैन है उसको कौन बना दिया गया है, श्रीकांत माधव वैद्य। इन एडिशन टू द पोस्ट ही विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके साथ साथ क्या है, जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके चेयरमैन के तौर पर भी ये काम करेंगे। और जो उनकी रिफाइनिंग सब्सिडरी है, इंडियन ऑयल की रिफाइनिंग सब्सिडरी है जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इंडियन ऑयल की ही क्या सब्सिडरी है, तो उनका भी चेयरमैन का कौन पदभार कौन संभालेगा, जो श्रीकांत माधव जी हैं। और ये क्या है, इंडियन ऑयल की और इंडियन ऑयल टैंक लिमिटेड की क्या है, एक जॉइंट वेंचर है, उसका एक जॉइंट वेंचर कौन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ही विल आल्सो बी ऑन द हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड बोर्ड। तो जो इस बोर्ड में हिंदुस्तान का जो उर्वरक और रसायन लिमिटेड बोर्ड है उसके बोर्ड में भी ये काम कर रहे हैं। और एक जॉइंट वेंचर है किसका, फर्टिलाइजर प्लांट्स का, एक तरह से सेटअप करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइजर है एक तरह से वो बनाए जा सके, अच्छे से जो किसानों की एक फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए फर्टिलाइजर्स बनाए जा सके, उसका एक है, उसके भी एक क्या है मेंबर है। तो इसमें क्या है, ही इज़ द ऑन द बोर्ड ऑफ रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो ये इस जो रत्नागिरी का रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है उसके भी क्या है, उसके बोर्ड में ये अभी भी इनकी पोस्ट है, वहाँ पे इनकी जो मेंबर है वहाँ पे बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। विल टेक ओवर एज इट्स चेयरमैन। तो अभी क्या है, इसके चेयरमैन भी बन जाएंगे, साथ साथ अभी क्या है सिर्फ बोर्ड में है और अभी इनको चेयरमैन भी बना दिया जाएगा। ही विल आल्सो भी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ पेट्रोलनेट LNG लिमिटेड। तो लिक्विड नेचुरल गैस है उसके जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ पेट्रोलनेट है उसकी भी क्या है, इनको डायरेक्टर अभी बना दिया जाएगा। Prior to the elevation, he had been director refinery on the Indian Oil Board since October 2019। तो अक्टूबर 2019 से मतलब से ये क्या थे, अभी इंडियन ऑयल बोर्ड का था, उसके जो डायरेक्टर थे रिफाइनरीज के वो क्या थे, जो श्रीकांत माधव जी हैं। ही हैज़ ए डेक्कन लॉ एसोसिएशन विद द पानीपत नपथरा क्रैकर कॉम्प्लेक्स। तो जो पानीपत का जो नपथरा क्या है क्रैकर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ भी क्या है, ये तकरीबन डेकेड से जुड़े हुए हैं। वो क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट क्रैकर प्लांट है। इंडिया का लार्जेस्ट क्रैकर प्लांट कहाँ है, ये पानीपत में है, ये पानीपत रिफाइनरी के पास ही है। और आज की लास्ट न्यूज़ क्या है, आज की लास्ट न्यूज़ है हिंदी के जो लिटरेचर राइटर हैं प्रियम वदाज, उनकी नई बुक आई है भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिखारी ध्वनियाँ। तो क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो बुक जारी की गई है इसका नाम क्या है, भारतीय लोकतंत्र का कोर, कुछ बिकारिनी जो धनवान है उनका विमोचन किया गया है। उसका जो बुक है उसको लॉन्च किया गया है। ये किसकी बुक है, जो ये बुक है प्रियमवाद की ये नई बुक है।
तो ये 2021 में क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। तो इनके एसेंस क्या है कि बुक फोकस ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन ट्रेसेस द कंट्रीज पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एट द टाइम। तो क्या है कि जो मतलब जो आज़ादी के बाद का जो टाइम था इंडिया का, उसके ऊपर फोकस कर रही है, और एक तरह से जो इंडियन की पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हैं उसके ऊपर ये क्या है इसमें बताया गया है। द बुक कवर्स द इवेंट इन 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट में क्या करेगा ये बुक है उसको कवर करेगी। फर्स्ट पार्ट फ्रॉम जनवरी 26 से 1950 से लेकर के जून 12 1975 तक, और जो सेकंड पार्ट है वो जून 12 1975 से लेकर के जनवरी 14 1980 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करेगी। It tries to portray the voices, events and persons through which the present democratic scenario is reached। तो क्या है कि अभी जो प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी हमारी है जिस स्थान पर वो पहुंची है, तो वो कैसे पहुंची है, कैसे वहाँ तक पहुंची है, तो उसके जो वॉइसेस की फॉर्म में, इवेंट की फॉर्म में, या फिर लोगों के चित्रण की फॉर्म में क्या करेगी, इनको चित्रित करेगी, और इसको बताया जाएगा कि भी कैसे कुछ यहाँ पे डेमोक्रेसी आज जो अभी जहाँ जिस स्थान पर पहुँची है वो कैसे पहुँची है, क्या कुछ उसमें चेंजेस वगैरह आए हैं। तो प्रियमवद के बारे में जानते हैं। बेस्ट नॉन नोवेल, उनके नोवेल वगैरह, स्टोरी कलेक्शन और हिस्टोरी क्या है, हिस्ट्री वगैरह क्या है। जो नोवेल कौन से हैं, दे आर इम्प्रीमिज देयर है, शेडो डांस है, हॉलीडे कोर्स है। स्टोरी कलेक्शन में क्या क्या है, अनहोली ट्री है, रैबिट है, स्टोरी ऑफ फाल्गुन है, मिरर है, और हिस्ट्री में क्या क्या है इनकी, द टेल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बुक्स हैं इनकी, इनको नाम आपको याद रखने होंगे। इनको अवार्ड मिले हैं, स्टोरी अवार्ड मिला है, विजय वर्मा कथा अवार्ड जो है एक तरह से, तो ये दोनों अवार्ड इनको मिले हुए हैं। प्रियत जो एक है प्रियमवाद है, उनको ये अवार्ड मिले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं करंट अफेयर्स का अपने नॉलेज से उसको बढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।